मौत के दलदल में एक ताकतवर आदमी कुछ खोजता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन अगले ही पल पौराणिक 9 सिर वाला सांप अचानक पानी से बाहर आ जाता है। आदमी बिना डरे तुरंत बड़ी तलवार निकालता है और फेंक कर हमला करता है। 3 बार में 7 जीभें काट दी, लेकिन बाकी 2 ने उस पर हमला नहीं किया। आदमी ने केवल 1 वार में दोनों को हरा दिया। घर लौटे समय बर्फीले पहाड़ों की राह पर आदमी का सामना फिर से जंगली सुअर के राजा से हुआ। विशाल जानवर के अचानक हमले के सामने उसने खतरे के समय में पेड़ पर चढ़कर जानलेवा हमले से बचाव किया, फिर उछलकर वापस आने की ताकत से जोरदार प्रहार कर विशाल जानवर को मार गिराया। ये सब आदमी के लिए कुछ भी नहीं था। सामने खड़ा ये शेर उसके जीवन की सबसे कठिन चुनौती थी। यहाँ तक कि तीर भी उसकी कठोर खाल को भेद नहीं सकता था। 但即使是这样的野兽，最终还是被男人征服，依靠他那强大的力量，硬生生将十字嘴巴撕破。之所以男人那么勇猛，是因为他是天生宙斯的私生子大力申海克力士。当年宙斯和一个犯人女子生下了他，然而此时却遭到身后荷拉的不满。这个婴儿的诞生对于他来说就是一种侮辱，于是愤怒的荷拉变换出2条双蛇，想置他于死地。लेकिन एक अर्धदेव और अर्धमानव के रूप में हेराक्लीस बचपन से ही बहुत शक्तिशाली था। उसने आसानी से 2 हरे सांपों को मार डाला और बड़े होने पर वह एथेंस के लोगों का बहुत प्रिय बन गया। यहाँ तक कि उसकी प्रतिष्ठा एथेंस के राजा से भी अधिक हो गई। इसी कारण से राजा ने उसके प्रति सावधानी बरतनी शुरू कर दी। राजा किसी भी ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो उसके सिंहासन के लिए खतरा हो, इसलिए उसने अपने अनुचरों को उसके शराब के प्याले में नशीली दवा मिलाने का आदेश दिया। जब वह बेहोश हो गया तो राजा ने 3 भेड़ियों को उसके कमरे में छोड़ दिया। जब वह जागा तो उसने देखा कि उसके हाथ खून से सने हुए हैं और उसने सोचा कि उसने नशे में अपनी पत्नी और बच्चे को मार डाला है। राजा ने तुरंत उसे महल में ले जाकर सबके सामने उस पर परिवार की हत्या का आरोप लगाया। राष्ट्रीय कानून के अनुसार उसे सीमा से बाहर निकाल दिया जाएगा और वह कभी भी एथेंस में कदम नहीं रख सके। सच मानकर हेराक्लीस अपने खून से सने हाथों को देखकर गहरे आत्मग्लानि में डूब गया। इसके बाद क्रिस एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगा, लेकिन उसकी प्रसिद्धि हर कोने में फैल गई। 4 शीर्ष हत्यारे उसके साथ इनाम के लिए शिकार करने लगे। इस दिन एक समूह समुद्री डाकुओं ने गांव को लूट लिया और उसके भतीजे को पकड़कर लटका दिया। जब वे उसे मारने की तैयारी कर रहे थे तब क्रिस अकेला शेर के सिर वाली पोशाक पहनकर बचाव के लिए आया। नेता ने देखा कि एक व्यक्ति 40 दुश्मनों का सामना कर रहा है और उसे गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उसने 5 लोगों को भेजा ताकि उसे परखा जा सके। लेकिन परिणाम स्वरूप क्रिस ने एक ही वार में 5 को हरा दिया। ये सोचकर कि सामने वाला व्यक्ति कठिन प्रतिद्वंद्वी है, नेता ने तुरंत सभी को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। लेकिन जल्दी ही पहले से घात लगाए बैठे कुछ साथियों ने उन्हें आसानी से हरा दिया। मशाल ने उसके भतीजे को बांधने वाली रस्सी को जला दिया और आखिरी क्षण में क्रिस ने उसे सफलतापूर्वक बचा लिया। क्लेरिस का धन्यवाद करने के लिए उसके भतीजे ने उसी रात दावत दी और सभी लोग शराब खाने में कुछ पेय का आनंद लेने पहुंचे। क्लेरिस का नाम इस क्षेत्र में जल्दी ही फैल गया। जब वे अभी भी खुशी से शराब पी रहे थे तभी शराब खाने का दरवाजा अचानक कुछ सैनिकों द्वारा खोला गया और एक सिर पर टोपी पहने सुंदर महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, जो स्थानीय राज्य की राजकुमारी थी। इस बार आने का उद्देश्य यह है कि वह क्रिस से एक मदद मांगना चाहती है। उनके देश पर बाहरी दुश्मनों का आक्रमण हो रहा है, जिन्होंने न केवल उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया है बल्कि निर्दोष नागरिकों की भी हत्या कर रहे हैं। यदि वे इस युद्ध को जीतने में उनकी मदद कर सकें तो राजा ने वादा किया कि उन्हें 10 गुना भारी इनाम दिया जाएगा। पहले से ही साहसी होने के कारण और इस भारी इनाम के प्रलोभन में उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इस सौदे को स्वीकार कर लिया। क्रिटस के आगमन से राजा इस कठिन युद्ध के लिए पूरी तरह से आश्वस्त था, लेकिन वह क्रिटस के कुछ साथियों पर संदेह कर रहा था और उन्हें अपनी क्षमता दिखाने के लिए मजबूर कर रहा था। तभी वह उन्हें दल में शामिल करने के लिए तैयार था। अमेजन की महिला योद्धा ने मौके पर ही 2 तलवारों से गार्ड के हेलमेट को भेद दिया। इस फुर्तीले कौशल ने राजा को तुरंत प्रभावित कर दिया और उसी रात उन्हें भोज पर आमंत्रित किया स्वागत के रूप में। राजा ने उन्हें बताया कि दुश्मन आधे आदमी और आधे घोड़े के राक्षस हैं और क्रूर बर्बर हैं, जो जहां भी जाते हैं आगजनी, हत्या और लूटपाट करते हैं, कोई बुराई नहीं छोड़ते। चूंकि देश की सेना लगातार हार रही थी, अब सेना में केवल कुछ व्यापारी और आम लोग ही सेवा कर रहे थे। क्रिस को इन बिना लड़ाई की क्षमता वाले किसानों को प्रशिक्षित करना पड़ा ताकि युद्ध शुरू होने से पहले वे एक योग्य योद्धा बन सकें। और पहली चीज थी सैनिकों को ढाल की दीवार बनाना सिखाना, क्योंकि युद्ध के मैदान में जीवित रहना लड़ाई से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ढाल की दीवार बनाने के बाद उन्हें जंगली जानवरों के आदमी से परीक्षण करवाना था। स्पष्ट है कि इस तरह की कमजोर ढाल की दीवार युद्ध के मैदान में जानलेवा है। केवल प्रशिक्षण को मजबूत करके ही वे जीत की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के प्रशिक्षण के बाद क्रिस को राजा ने बुला लिया। संदेशवाहक ने आकर बताया कि दुश्मन की सेना ने फिर से उनकी सीमा पर हमला किया है। राजा ने योजना बनाई कि क्लेरिस तुरंत सेना का नेतृत्व करके युद्ध में जाए। चाहे क्लेरिस ने कितनी भी समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मजबूरी में अगले दिन क्लेरिस ने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया। थोड़ी प्रेरणा के बाद उनका मनोबल काफी ऊंचा था। वे पूरी तरह से सुसज्जित होकर सीमा की ओर रवाना हुए। कुछ पहाड़ों को पार करने के दृश्य यह संकेत देते हैं कि वे पहले ही सीमा पर पहुंच चुके हैं। क्रिस ने अचानक आगे बढ़ती हुई टुकड़ी को रोक दिया। सुबह की धुंध ने आगे की सड़क को ढक लिया था और धुंधले रूप से 3 लोग उनके रास्ते में खड़े दिखाई दे रहे थे। जब वे आगे जाकर देखने लगे तो पाया कि 3 सिर सड़क के बीच में लटके हुए थे। वे अंततः एक कदम देर से पहुंचे। यहाँ का गांव पहले ही दुश्मनों द्वारा लूटा और मारा जा चुका था। लाशों के सड़ने की स्थिति से देखकर लगता है कि दुश्मन यहाँ 1 सप्ताह पहले आ चुके थे। लेकिन जल्दी ही उन्होंने सड़क के दोनों ओर पड़ी लाशों में कुछ असामान्य देखा। जमीन पर पड़े बर्बर लोगों के शरीर में अभी भी गर्मी थी। जैसा कि उम्मीद थी, वे पहले ही जंगली लोगों के घात में फंस चुके थे। जैसे ही उन्होंने सामने के कुछ दुश्मनों को खत्म किया, उसके बाद चारों ओर से अनगिनत जंगली लोग प्रकट हो गए और उन्हें घेर लिया। क्रिस ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे ढाल की दीवार बनाएं और युद्ध के लिए तैयार हों।